मेरे कपड़े धोकर तैयार कर लेना कल के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ। नाश्ता करने के बाद वह बोला, अभी तो आए हो, कुछ काम है। वीडियो बाबू से मिलने जाऊंगा और वहीं से अखाड़े जाऊंगा। क्यों? कल दंगल है, तो अखाड़े के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मतलब पूरा दिन वही बीतेगा, शाम तक ही लौट पाऊंगा, कहकर वह बाहर निकल गया। वह ऐसे चला गया जैसे कोई बात ही ना हुई हो। गौरी को उसका नेचर कभी समझ नहीं आता। जब भी लगता है वह उसे समझने लगी है, लगता है नहीं, जैसा वो समझ रही है वैसा तो है ही नहीं। ना उसे उसकी परवाह है, ना उसके आंसुओं से कुछ फर्क पड़ता है। या फिर प्रीति ने उसे ऐसा क्या बेबस कर दिया कि वह उसके आंसू इस तरह देखा कर रहा है। तब का गया, अभी सांझ ढले ही लौटा। बाबूजी भी आ गए थे। रोहित अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। बहू, रोहित कहाँ है? उन्होंने पूछा। पढ़ाई कर रहा है। गौरी चाय का कप उन्हें थमाती बोली। सांझ का समय है, पढ़ाई नहीं करते। रोहित, उन्होंने आवाज दी। कितनी बार समझाया है, संध्या समय लक्ष्मी का होता है तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पता है ना, सरस्वती और लक्ष्मी का बैर होता है। जहाँ लक्ष्मी होती है वह सरस्वती रूठ जाती है, और जहाँ सरस्वती होती है वह लक्ष्मी रूठ जाती है। हाँ पता है, पर पापा, कल पेपर है, बाहर आ जा। उन्होंने आवाज देकर बाहर बुलाया तो बाहर आ गया। इतने में अभी भी लौट आया। आते ही धम से कुर्सी पर बैठा, टी शर्ट उतारकर एक तरफ रख दी। थकान से शरीर चूर था। आंखें बंद कर ली। बाबूजी ने एक उड़ती नजर उस पर डाली। समझ गए कि वह थकान से चूर है। उठे और तौलिया उठा लाए और उसकी पीठ पर लगी मिट्टी और पसीना साफ करने लगे। क्या कर रहे हैं पापा? मैं कर लूंगा। तू इतना तो थका हुआ है। हाँ, आज मैराथन प्रैक्टिस थी। शरीर चूर हो रहा है। लग रहा है टांगों में रेत की बोरियां अभी भी लटक रही है। ऐसा क्यों? प्रैक्टिस का हिस्सा होते हैं। सब समझता हूँ, इसलिए तो कर रहा हूँ। वे साफ करने लगे और गौरी किचन की खिड़की से सब देख रही थी कि बाबूजी कितने प्यार से यह सब कर रहे थे, बिल्कुल किसी माँ की तरह। ममता उनके चेहरे पर थी। अब उसे सुबह वाला दृश्य याद आ गया, जब अवि ने उसे पीठ साफ करने को कहा और उसने नहीं किया। शायद अपनी समस्याओं में वह भी अवि के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। वह अवि से ना प्यार जताती है और ना उसने उसकी समस्या समझने की कोशिश की। जिस हालात से वह गुजरी है वह भी गुजर रहा है। जरूरी तो नहीं हर बार जैसे को तैसा बन जाए। वह उससे प्यार से भी पूछ सकती है। शायद असल बात बता दे और समस्या का समाधान निकल आए। पर वह उसके प्यार का जवाब भी तो अपने मूड के हिसाब से देता है। इतने में रोहित आ गया और अब वे तीनों आपस में ही हंसी मजाक करने लगे। थोड़ी देर बाद वह रोहित से बोला, जा गौरी को बोल कि मेरी डाइट मत बनाना। क्यों? बाबूजी ने उसकी तरफ देखा। कल दंगल है, तो आज से सभी पहलवानों के लिए वही खाना था। हैवी डाइट लेनी थी, जो यह घर पर संभव नहीं था। पहलवान जी भी कह रहे थे कि डाइट पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों ढंग से डाइट क्यों नहीं ले रहा है? वे तौलिया एक तरफ रखते उसके साथ बैठते बोले, पापा, मुझे लगता है कि मुझे अब एकेडमी लौट जाना चाहिए। क्यों? यहाँ रहा तो मैं ओलंपिक की तैयारी ढंग से नहीं कर पाऊंगा। तो जितना जल्दी हो मैं एकेडमी लौट जाता हूँ। क्यों? अखाड़े में क्या दिक्कत है? गौरी ने सुना तो बाहर आ गई। अभी ने एक नज़र उस पर डाली। यहाँ क्या करूँगा? कैसी बातें कर रहा है? यहाँ हम रहे, बहू रही, कुछ दिन यही रहे, उसका भी मन लग जाएगा। अपनी कह लो, बाकी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे यहाँ होने से। उसने नज़र गौरी की तरफ डाली तो वह अचकचा गई, तो अंदर चली गई, जो कि बाबूजी ने देख लिया था। तुम दोनों में कुछ अनबन हुई क्या? फिर से? उन्होंने उसका मन टटोलना चाहा। नहीं, फिर जैसी तेरी मर्जी वैसा कर ले, वे बोले और उठकर संध्या आरती के लिए चले गए। रोहित, जी भैया। अंदर किचन में दर्द निवारक तेल रखा है, खाना खाने के बाद वो गरम करके ले आना। पूरा शरीर अकड़ रहा है, थोड़ी मालिश कर दे। भैया, मेरा कल पेपर है, भाभी से कह दो ना, भाभी कर देगी। तुझे कहा है ना, मतलब तुझे कहा है। कामचोर हो गया है। पेपर होने के बाद फिर तू भी अखाड़े चल। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो पढ़ने शहर जाऊंगा।
क्या? मेरे से नहीं होगा ये सब। पहलवानी नहीं करनी तो जो कह रहा हूँ वो कर। मैं कमरे में जा रहा हूँ। तेल गरम करके ले आ। कहकर वह उठ गया तो रोहित बड़बड़ाने लगा। खाना खाने के बाद रोहित तेल गरम करके कमरे में आ गया। अभी बिना शर्ट के मुंह आंधे लेटा था। कुछ घंटों की प्रैक्टिस ही शरीर को बुरा थका देती है। आज की मैराथन प्रैक्टिस थी। बहुत थका हुआ था। आधी नींद में था। जब लगा रोहित कमरे में आ गया तो बोला, ये कंधों के पास से शुरू कर, बहुत दर्द कर रहे हैं। आज तेरे भाई ने पूरे 100 धोबी पछाड़ दी है। तभी तो भाई की डोले सोले है। वह उसकी सुडौल बाजू पर जोर से हाथ मारा। हाँ, लग रहा है हाथ और पैर किसी ने बुरी तरह मारा है। अब ऐसा कर, हाथ का दबाव देकर मसाज शुरू कर। रोहित मसाज करने ही वाला था कि गौरी कमरे में आ गई। वह अब खुद से अभी के काम करेगी ताकि वह उसे डांटना छोड़ दे। रोहित को जाने का इशारा किया और वो चुपचाप चला गया। उसने साड़ी का पल्लू कमर में खोसा, दोनों हाथों में तेल लिया, झिझक को परे किया और उसकी गठीली कमर पर हाथ रखा। ऐसे करते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी का मुंह दूसरी तरफ था। उसके नरम हाथों का स्पर्श पाकर बोला, ऐसे क्या लड़कियों जैसे नरम हाथ लगा रहा है? जोर नहीं है क्या तेरे हाथों में? जोर से लगा। उसके कहने पर गौरी ने अपनी तरफ से कोशिश की। हाँ, आप ठीक है। वह उनिंदी आंखों से बोला। उसे मसाज से आराम आ रहा था, पर जल्द ही अभी को एहसास हो गया वह रोहित नहीं है। वह पलटकर सीधा हो गया। गौरी झुकी हुई थी। झटका लगा और सीधा उसके सीने पर गिरी। दोनों के लिए यह स्थिति बेहद असहज करने वाली थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए। अभी के हाथ ना चाहते हुए भी उसकी कमर पर थे। इतनी नजदीकी बहकाने वाली थी। बाल हटाए। ये क्या कर रही थी तुम? उसने धीमे से पूछा। मालिश। वह बिना डरे प्यार से बोली। मैंने कहा तुम्हें? नहीं। वह लजाते हुए बोली। तो किसने कहा था करने को? उसकी तेज आवाज आई। उसने जोर से धक्का दिया तो गौरी ने खुद को बेड में पाया। आसमान में पंख लगाते गौरी जमीन पर उतर आई। मुझे लगा पत्नी को ये सब काम करने चाहिए। इतनी समझदार हो गई हो। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रीति जैसे हो जाऊं, पर आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। तुम्हारी और उस प्रीति की तो। प्लीज गुस्सा मत कीजिए। अभी को गुस्से में देख वह बोली। रोहित पढ़ाई कर लेगा, मैं कर दूंगी। वह हकला गई। इस सब की जरूरत नहीं है। न तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत है। जाओ यहाँ से और रोहित को भेज दो। आप नाराज क्यों हैं? मुझसे गलती हो गई। जितना बोला जाता है उतना ही किया करो। कल मेरा दंगल है और तुमसे किसने कहा था ये सब करने को? जाओ यहाँ से। पर क्यों? रोहित, उसने जोर की आवाज लगाई। जी भैया, तुझे कहा था कि मेरी मालिश कर दे। इतना छोटा काम नहीं होता तुझसे। सॉरी। चलो उठो यहाँ से। उसने बेरुखी से कहा तो गौरी उठ गई। रोहित उसकी मालिश करने लगा। पता है कि कल मेरा दंगल है। मुझे अखाड़े के नियम का पालन करना होता है। भूल गया है तू? सॉरी भैया, मुझे लगा अब तो आप शादीशुदा हो गए हैं। दंगल के नियम किसी के लिए नहीं बदलते। भाभी क्या दूसरे कमरे में सोएगी? तुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है उतना कर। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी क्यों नाराज है? थोड़ी देर बाद रोहित चला गया और अभी यूं ही लेटा हुआ था। सुनिए, वह धीरे से बोली। मैं यहाँ पर सो जाऊं? यहाँ नहीं तो कहाँ सोएगी? अभी आपने कहा ना, सो जाओ। पर रोज की तरह मेरी तरफ सोने मत आना। सुबह छोड़ती भी नहीं हूँ। आप मुझसे नाराज हैं क्या? ऐसे क्यों कर रहे हैं? और आप एकेडमी जा रहे हैं? क्यों? क्या करूँगा यहाँ? प्रीति भी जाएगी। उसके ये कहते ही वह फिर गुस्से से लाल पीला हो गया। तुमने अब प्रीति का नाम भी लिया तो अच्छा नहीं होगा। तुम ऐसा करो, चटाई बिछाकर वहां नीचे सो जाओ। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम सोती वहां हो और सुबह यहाँ मिलती हो। मेरा व्रत टूट जाएगा तो मैं दंगल में शामिल नहीं हो पाऊंगा। तो पहलवान जी गुस्सा होंगे। ऐसा क्यों? व्रत मेरे यहाँ सोने से कैसे टूट जाएगा? वह मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी। तुम नहीं समझोगी। जाओ, नीचे सो जाओ। मैं नीचे सोऊं? हाँ तुम। क्योंकि आज मैं जमीन पर नहीं सो पाऊंगा। अगर वह कॉकरोच आया तो? तुम तो बहुत ताकतवर हो ना, तो भगा लेना। नहीं तो उसे भी अपने आंसुओं से डरा देना। वैसे तो मैं ताकतवर हूँ,
पर कॉकरोच से डर लगता है। मैं यहीं पर सो जाऊंगी, बिल्कुल भी वहां नहीं आऊंगी। पक्का? हाँ। मेरा व्रत तो नहीं तोड़ोगी? नहीं। ठीक है, फिर सो जाओ। उसने वैसे ही लेटे लेटे कहा और आंखें मूंद ली। उसके सहमति देने पर गौरी भी बेड में आ गई। अवी के अखाड़े के नियम सख्त होते हैं, जिनका पालन वह कड़ाई से अनिवार्य तौर पर करता है। गौरी भी ये बात समझती है, पर आज अभी ना जाने क्यों ऐसे बात कर रहा है। शायद उसके उस दिन की बहस के बाद नाराज है, या थका हुआ है, या उसका प्रीति के घर जाना उसको पसंद नहीं आया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह उसे निहारने लगी। अभी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, सौम्यता थी। प्रीति उनके बीच न होती तो कितना अच्छा था। जब वे दोनों अकेले होते हैं, तब अवी का बर्ताव बिल्कुल अलग तरह का होता है। यहाँ आते ही प्रीति का जिक्र, चाहे ना अनचाहे, उनके बीच तनाव पैदा कर देता है। वरना वह इसको ऐसे नाराज नहीं करती तो वो खुश रहते। पर अब खुद ही अपने अस्तित्व को लेकर आशंकित है। पहलवान जी स्त्रियों को समझने में थोड़े अनाड़ी है, प्रीति से चिढ़ते भी हैं, फिर भी क्यों इतने बेबस है। यही बात उसका चैन हरे हुए है। अभी पेट के बल यूं ही औंधा लेटा ही सो गया था। चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था, वैसे ही जैसे उस दिन जब वो बारिश में फंस गए थे। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह लजा गई। अब तो आंखें बंद करने पर भी उसे अभी का ही ख्याल आने लगता है। उसकी इच्छा भी पत्नी की तरह ही उसके साथ रहने की है, पर प्रीति के रहते यह संभव नहीं। नाम मन में कौंधा और होठों पर जिस गति से मुस्कान आई थी, उसी गति से चली भी गई। जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, उनके लिए दुखी होना शायद व्यर्थ ही है, क्योंकि उसे नियति समझकर अपना लेने के अलावा कोई चारा नहीं। अपनी तरफ से कोशिश कर ली, पर वह जब भी कुछ अच्छा करने जाती है, सब उल्टा ही हो जाता है। शायद वह उदासीनता की तरफ जाने लगी है। यह वह स्थिति है जब जिंदगी में सब कुछ गलत होने लगता है और हम चाह कर भी उसे होने से रोक नहीं पाते। कुछ देर बाद वह भी लेट गई, पर मुंह फेर कर, पर आंखों में नींद नहीं थी। ना जाने क्यों उसके साथ यह सब हो रहा है। क्या प्रीति ठीक कह रही है कि वह पहलवान जी के लायक नहीं? इस ख्याल ने शरीर में एक तेज और ठंडी लहर सी पैदा की, जो पूरे शरीर में फैल गई। अब तो उसका दर्द उस सीमा तक पहुंच गया है जहां रोने के बाद आंसू भी मन को हल्का नहीं कर पाते। जब से इस घर में आई है, उसने सुकून से कुछ दिन बिताए हो, उसे याद नहीं। शादी करके आई थी, तब भी असमंजस में थी। अंकुल जी सहज स्वभाव के थे, उसे समझते थे, पर पहलवान जी का तो उसे कुछ समझ नहीं आता। पल में तोला, पल में माशा, एक पल में आंखों में बेपनाह प्यार ले आते हैं। दुनिया की हर चीज उसके कदमों में रखने उत्सुक, फिर वह चूड़ी बिंदी हो या साड़ी गहने या विदेश घुमाने की योजना, पूरे उत्साह से करते हैं और अगले ही पल उसे दुख पहुंचाने में भी कसर नहीं छोड़ते। उसके आंसुओं को जैसे वो अनदेखा करते हैं, मानो उन्हें इनसे कुछ मतलब ही ना हो। आंसू भी सिर्फ पानी नजर आते हैं। चादर डालने की रस्म से पहले वह ऐसी स्थिति से बचना चाहती थी, इसलिए मर जाना चाहती थी। पर उस दिन बाबूजी ने ऐन समय पर आकर उसे बचा लिया और उसे ऐसी कसमकस भरी जिंदगी जीने मजबूर होना पड़ा। वो प्रीति और पहलवान जी के बीच ना आती तो प्रीति को ये कदम ना उठाना पड़ता। प्रीति के पहलवान जी की जिंदगी में आने के बाद तो उसकी हैसियत इस घर में क्या रह जाएगी। ना जाने विधाता ने कौन सी स्याही से उसका भाग्य लिखा है कि जिससे खुशी लिखना भूल गया, वही उसको बसता देखना नहीं चाहता। तो इंसानों को क्या दोष दे। जो हालात होंगे उसे समझौता करना पड़ेगा। यही उसकी नियति, जिसे स्वीकारना मजबूरी। ना चाहते हुए भी आंसू गालों को तर करने लगे हैं, जो बिन बुलाए मेहमान से खुद ही झरने लगते हैं। तुम फिर रोना शुरू हो गई? अभी की आवाज कान में पड़ी तो पता चला वह सोया नहीं था या नींद से उठ गया है। उसने जल्दी आंसू साफ किए। नहीं, नहीं तो, उसने मजबूत आवाज में उत्तर दिया। तो अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी। कैसे नींद आएगी? कंबल तो लिया नहीं, ठंड लग रही होगी। पर यह नहीं कि कंबल ओढ़ लो, कहकर उसने कंबल खुद भी खींच लिया और उसे भी उड़ा दिया। ना जाने क्या होगा तुम्हारा, पता नहीं कहाँ खोई रहती हो, जाने कब समझदार होगी। वह खुद ही बड़बड़ाने लगा। उसने कंबल ओढ़ने दिया तो उसने ओढ़ लिया और कसकर वह कंबल भींच लिया। तुम ठीक हो? उसने पूछा।
हाँ, वह कंबल के अंदर से बोली तो वापस लेट गया। थकान में होने के कारण जल्द ही वह गहरी नींद में सो भी गया। तो गौरी को भी नींद आगोश में लेने लगी। आज तो बिल्कुल किनारे पर सोई है, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि जहाँ पर सोई है सुबह तक यहाँ से हिलेगी भी नहीं। अगर गलती से भी हिली तो सुबह सुबह अभी की नाराजगी मोल तो लेगी ही। दंगल भी छूट गया तो उसका दोष भी उसके सिर मड़ेगा। गौरी नींद में ही थी, जैसे अपने ऊपर भार महसूस हो रहा था। लगा दम छूट जाएगा। आँख खोली तो देखा अभी उसके साथ ही सो रहा था। उसका वजनी हाथ उसके ऊपर था। वह जब भी ऐसा सोता है उसकी जान आफत में पड़ जाती है। इस ठंड में भी वह पसीने से तरबतर थी। वह उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है कि उसे पता न चले कि वह अपना व्रत तोड़ चुका है, पर सफल नहीं हो पाई। डर के मारे हालत भी खराब थी। ना जाने इस सब के बाद वह क्या प्रतिक्रिया देने वाला था। उसने उसे कहा था कि वह नीचे सो जाए, पर वह नहीं सोई। पर अब क्या करे। उसने जोर पूरा लगाया कि खुद को उससे आजाद करे, पर उसने उसे और करीब खींच लिया। गौरी की सांस हलक में अटक गई। अभी की नींद खुलने के बाद क्या सीन होने वाला है सोचकर उसका गला सूखने लगा। जब उसकी सभी कोशिश नाकाम हो गई तो उसने धीरे से पुकारा, पहलवान जी। पर वह थकान के कारण गहरी नींद में था, तो उसने उसके हाथ पर चिकोटी काटी, पर वह टस से मस नहीं हुआ। पहलवान जी, वह जोर से बोली और अब अभी की नींद खुल गई। हाँ, उसने आंख मलते हुए कहा। हाथ हटाइए। अभी ने देखा तो जैसे तेज बिजली का झटका लगा। उठ खड़ा हुआ। गुस्से से चेहरा बदरंग हो गया। ये क्या किया? मेरा व्रत तोड़ दिया? मैंने मैंने कुछ नहीं किया। आप खुद आते हैं। मैंने तुम्हें कहा था चटाई में सो जाओ। वहाँ कॉकरोच आ जाता तो? तुम्हारे कॉकरोच की तो ऐसी की तैसी। कल स्प्रे लाकर पूरे घर में छिड़क दूंगा, ताकि यहाँ कॉकरोच का पंख भी नजर न आए। और तुम्हें? उसने नजरें उस पर गड़ाई तो गौरी ने थूक हलक के अंदर गटका। तुम्हें तो मैं उठाकर दूसरे कमरे में पटकाऊंगा। अब से वही रहना, मेरे साथ मत आना सोने के लिए। वह गुस्से से झल्लाया तो गौरी सहम गई। इसमें मेरी मेरी क्या गलती? आप खुद आए, मैंने क्या किया? एक तो आपका हाथ इतना भारी होता है, किसी दिन सोई में मेरे ऊपर का टिकट कटवा देंगे। आपको मुझ पर दया नहीं आती, बल्कि मुझ पर गुस्सा करते हैं। हाँ, रह लूंगी दूसरे कमरे में, तो क्या हुआ? मुझे अकेले नींद नहीं आएगी, पर आप रह लेना आराम से। मुंह बंद करो अपना। उसने चुप रहने कहा तो गौरी चुप हो गई। उसने दोनों हाथ पीछे टिकाए और आंखें बंद करके थोड़ी देर यूं ही पश्चाताप की मुद्रा में बैठा रहा। उसके बाद गद से लेट गया, आंखें बंद कर ली। जाहिर सी बात है, व्रत टूटने पर वह बेहद दुखी था। जब काफी देर उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की तो गौरी ने धीमे से पुकारा, पहलवान जी, पहलवान जी। क्या है? उसने आंखें खोल दी। नहीं, चैन से रहने दोगी? अब क्या होगा? पता नहीं। वह उठ बैठा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसने रुआसा मुंह बनाया। मुझे भी डर लग रहा है। पहलवान जी की डांट पड़ेगी कि 24 घंटे का व्रत भी नहीं रख पाया, तो बाकी समय क्या खुद पर नियंत्रण रखता होगा। सारे पहलवान मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं पहले ही उन सबसे अलग हूँ। मेरे पास मौका था उन्हें गलत साबित करने का, जो तुम्हारी वजह से। ये तो गलती से आए ना, व्रत टूटा तो नहीं है। संयम का नियम तो टूट गया। ये तो नींद में थे। नींद में थोड़ा पता चलता है। उनको मत बताना। उन्हें कैसे पता चलेगा? गौरी ने अपनी समझ के अनुसार आइडिया दिया। अखाड़े में जाकर बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर शपथ लेनी पड़ती है कि हमने व्रत का पालन किया है। झूठ नहीं बोल सकते। बजरंग बली तो सब देख रहे हैं ना। तो अब क्या होगा? अब आप दंगल में शामिल नहीं हो पाएंगे। वह हंसी शक्ल बनाकर बोली, पता नहीं। उसने गहरी सांस छोड़ी। आप एकेडमी ही चले जाओ। यहाँ रहेंगे तो ये सब होगा ही। यहाँ की टेंशन से भी कुश्ती पर ध्यान नहीं रहता। मुझे कह देते तो मैं दूसरे कमरे में सो जाती, पर मुझे अकेले नींद नहीं आती, इसलिए यहाँ पर सो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। गौरी शर्मिंदा होती बोली, चुप हो जाओ अब। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वह उठ गया। समय देखा तो 4 बजने में कुछ समय रह गया था। कमरे से बाहर आ गया तो गौरी भी बाहर ही आ गई। वह अखाड़े से सीधा दंगल के लिए जाएगा, इसलिए नहाने चला गया। इतने में गौरी ने
उसके कपड़े प्रेस करके तैयार कर दिए। आज दंगल है तो जाने से पहले हनुमान जी का ध्यान किया। तैयार हुआ तो इतने में बाबूजी, रोहित, अनुज भी उठ गए। गौरी उसके लिए भी नाश्ता बनाकर ले आई। उसने नाश्ता किया, बाबूजी से आशीर्वाद लिया और जाने लगा तो गौरी भी दरवाजे तक आ गई। पहलवान जी, उसने पुकारा। हम्म। वह पीछे मुड़ा। आप दंगल लड़ने जाएंगे ना? कोई समस्या तो नहीं आएगी? चिंता उसके चेहरे पर झलक आई। वो तो पहलवान जी ही फैसला करेंगे। तुम परेशान मत हो। परेशान तो आप भी हैं। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप दंगल लड़ने जाओ। दंगल के लिए शुभकामनाएं। वह मुस्कुराई। हाँ ठीक है, चलता हूँ, कहकर वह आगे बढ़ गया और गौरी उसे जाता देखने लगी। जब वह नजरों से ओझल हो गया तो अंदर चली गई। घर से निकलकर अभी सीधा अखाड़े आ गया। पैदल चलने में यही कोई 10-15 मिनट का रास्ता है। वहां पहुंचा तो बाकी पहलवान भी पहले ही पहुंच चुके थे। दंगल में जाने से पहले सभी पहलवानों को अखाड़े में स्थापित बजरंग बली की प्रतिमा से आशीर्वाद लेकर जाना होता है। वैसे तो यह नित्य का नियम है जो प्रैक्टिस शुरू होने से पहले सभी पहलवान दोहराते हैं। हनुमान जी बल के देवता हैं और सभी पहलवान हनुमान भक्त होते हैं। परंतु दंगल वाले दिन कुछ खास नियमों का भी पालन करना पड़ता है, तो वही परंपरा निभाने सभी क्रमवार आने लगे। और कल से लेकर आज शाम तक जो उन्होंने व्रत रखा है, जिसमें नशा, मांसाहार और स्त्री साय से दूर रहने का नियम है। यह इस अखाड़े की परंपरा है जिसका सभी कड़ाई से पालन करते हैं। सबने बजरंग बली की प्रतिमा के सामने माथा टेका, हनुमान जी से अपना बल प्रदान करने की प्रार्थना की और अपना व्रत दोहराया। जैसे ही अभी की बारी आई, उसने सिर्फ माथा टेका, प्रार्थना की और पीछे हट गया, जो पहलवान जी की तेज नजरों से छिप नहीं सकता था। अभी तुम कुछ भूल रहे हो। पहलवान जी की गरजदार आवाज गूंजी तो पाँव अंगद के पैर से जम गया। पहलवान जी ने बाकी सबको जाने को कहा। अब उसके पास आ गए। तुमने अपना व्रत नहीं दोहराया। उनके ये कहते ही उसने गर्दन झुका ली। अभी तुम्हें क्या कहा गया है? अभी के मौन पर उनकी बुलंद आवाज गूंजी। क्षमा करें गुरुजी, शायद मैं व्रत के सभी नियमों का पालन अच्छे से नहीं कर पाया, तो दिल ने गवाही नहीं दी। उसके ये कहते ही पहलवान जी की त्योरियां चढ़ गई। इसका अर्थ है तूने व्रत तोड़ दिया? उनकी नजरें उस पर टिकी और वह गर्दन झुकाए अपराधी सा खड़ा था। मैं अपने होनहार शिष्य पर गर्व से फूला नहीं समाता था और आज उसने। उनकी आवाज कांप गई। क्षमा गुरुजी। वह हाथ जोड़े खड़ा था। क्षमा किस किस बात की? तुमने ब्रह्मचर्य व्रत समय से पहले तोड़ दिया, स्त्री को जीवन में जगह देकर, जबकि स्त्री साय से भी दूर रहने का नियम है। जिस पहलवान का खुद पर संयम नहीं, वह कोई दंगल कैसे जीत सकता है? तुम एक बार पहले ही अखाड़े से बाहर हो गए थे। तुम्हारे आग्रह पर तुम्हें वापस लिया, पर अगर मजबूरी में विवाह हो भी गया है तो ओलंपिक तक तुम अपने पर संयम नहीं रख सकते थे। मेरा शिष्य इतना कमजोर कैसे हो सकता है? मैं तो हैरान हूँ। स्त्री पर इतनी आशक्ता कि मेरा होनहार शिष्य एक स्त्री से हार गया। तुम 24 घंटे का व्रत का पालन नहीं कर पाए। आज मैं बहुत निराश और दुखी हूँ। वे अभी के व्यवहार पर दुख जताते बोले। नहीं गुरुजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। स्त्री के कामनी रूप से दूर रहने की सीख दी जाती है क्योंकि वह लक्ष्य से भटकाती है। बाकी सभी पहलवान इसका पालन करते हैं। तुम्हें कुछ शर्तों पर छूट दी गई है। यदि तुम एक दिन भी व्रत का पालन नहीं कर पाए तो पहलवान से पहले तुम अपने मन से हार गए। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। गौरी मुझे भटकाती नहीं है, ना वह कामिनी है। वह तो बहुत मासूम है। अभी गौरी के बचाव में बोला। तुम्हारा उसकी प्रशंसा करना ही तुम्हारी सारी सत्यता बता रहा है। गुरुजी, मैं भी बजरंग पहलवान का शिष्य हूँ। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना और मिथ्या भाषण मत करना। जी गुरुजी। यदि व्रत के दौरान तुमने स्त्री गमन किया है तो अभी के अभी अखाड़े से बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस कृत्य के लिए मैं ही नहीं, स्वयं बजरंग बली भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। और जिस पर बजरंग बली की कृपा नहीं, उसके लिए अखाड़े में कोई जगह नहीं। और आज के बाद यह कभी मत आना। उनके ये कहते ही अभी उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। नहीं गुरुजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी आंखें नम थी। गुरुजी,
आप इस तरह मुंह मत फेरिए। गुरु का स्थान तो भगवान से बढ़कर है। उनका रुष्ट होना भगवान के रूठने से अधिक है। शिष्य सिर्फ गुरु द्वारा सीखे ज्ञान से ही सफल नहीं हो सकता, उनके आशीर्वाद के रूप में जो शुभ इच्छा साथ रहती है, उनसे सफल होता है। यदि आप नाराज हुए तो मेरी आज तक की सीख व्यर्थ हो जाएगी। वह उनके कदमों में झुका हुआ था। बजरंगबली रूठ जाए तो मैं मना लूंगा, पर आप रूठ गए तो सहन नहीं कर पाऊंगा। वह उनके चरणों में झुका लगातार गुहार लगा रहा था। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? बहुत विश्वास था, इसीलिए विश्वास टूटने का दुख भी बहुत ज्यादा है। उनकी आवाज भारी हो गई। आपका विश्वास टूटा नहीं है। यदि मैंने व्रत लिया है तो हर संभव पूरा करने का प्रयास भी किया। मैं गृहस्थ से बंध चुका हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं स्त्री साय से दूर रहूं? पर मैंने नियम पूर्णता नहीं तोड़ा। थकान की वजह से मैं गहरी नींद सो गया और मुझे पता नहीं चला कि मैं पत्नी के साथ सोया हूँ। व्रत के दौरान शायद मुझे गहरी नींद नहीं सोना चाहिए था। मैं खुद पर संयम नहीं रख पाया। आप इस बात के लिए क्षमा कर दें। फिर भी जो आपका आदेश होगा, उसका मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा। आप जाने के लिए कहेंगे तो चला भी जाऊँगा, पर आप भी जानते हैं, अखाड़ा मेरे लिए सिर्फ अखाड़ा नहीं, सांसों की तरह है, आत्मा की तरह है, जिसके बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, तो लगता है अपने आंगन में खेल रहा हूँ। सब कुछ सहजता से होता है, जबकि एकेडमी से कभी लगाव नहीं होता। वह नितांत अजनबी लगता है। वह बेहद भावुक हो गया। एक बार पहले भी वह अखाड़े से दूर हो गया था। वही डर दोबारा हुआ तो क्षमा मांगने लगा। तुम ज्यादा ही भावुक हो रहे हो। उसके माफी मांगने से पहलवान जी का मन भी थोड़ा पिघला, तो उसके दोनों कांधे पकड़कर उठा लिया। मैं एक बार यहाँ से दूर जाकर वो दुख महसूस कर चुका हूँ। दोबारा वही सब मुझसे नहीं होगा। एकेडमी जाता हूँ, पर हर दिन सुबह आपका आशीर्वाद लेता हूँ। तब तक मेरी प्रैक्टिस शुरू नहीं होती। यूँ तो मेरे अखाड़े का हर चेला मुझे प्रिय है। तुझसे स्नेह कुछ अधिक है, तो आशाएं भी। यद्यपि अखाड़े का नियम टूटा है, पर पूर्णता नहीं, तो अखाड़े से बाहर नहीं होगा, पर दंगल में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने उसके दोनों कांधों पर से हाथ हटा दिए। पर गुरुजी, मैं शामिल होना चाहता हूँ। अगर नहीं गया तो गौरी खुद को इसका दोषी मानेगी, जबकि उसका दोष नहीं है। स्त्री का इतना अधिक मोह अच्छा नहीं। स्त्री नरक का द्वार है। हर पहलवान को तो स्त्री से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वही उचित है। आपकी हर बात सर झुकाकर मानता हूँ। पर जब पिछली बार अखाड़े से दूर हुआ तो मैं टूट गया था। कुश्ती छोड़कर जॉब ज्वाइन करने वाला था। उस समय गौरी की दी हुई एक छोटी सी प्रेरणा ने मुझे एकेडमी भेज दिया। परिणाम आपके सामने है। मैं चाह कर भी यह बात भुला नहीं सकता। वैसे भी कुछ दिन बाद मैं एकेडमी चला जाऊंगा, तो इस सबसे दूरी खुद ही हो जाएगी। यह तुम्हारी स्त्री आसक्ता बता रहा है। आवश्यकता नहीं। हाँ, स्त्री को देखने के नजरिए में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं आपकी बातों पर संदेह नहीं जता रहा। जो मैंने महसूस किया वही बता रहा हूँ कि किस प्रकार उसके आने से हमारे घर में माँ के जाने से जो सूनापन था, अचानक रौनक में बदल गया था। जैसे वह फिर से आबाद हो गया हो, फिर से गुनगुनाने लगा हो। उसकी चूड़ियों की खनक वही सुकून देती है जो माँ के आसपास होने से होती थी। पायल की रुनझुन जैसे लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में विचरण कर रही हो। हर चीज में पवित्र भाव, तो वह नर्क का द्वार कैसे हो सकती है? अवि ने अपने मन में चल रहे विचारों को पहलवान जी को बताया, तो जैसे आश्चर्य में थे। अवि, क्या हुआ है तुझे? कैसी बातें कर रहा है? एक पहलवान को ऐसी बातें शोभा नहीं दे रही। चूड़ियों की खनक और पायल की बात कर रहा है। पहलवान ऐसी बातें क्यों नहीं कर सकता गुरुजी? बचपन से तुम्हें स्त्री साय से दूर रखा गया और तुम, आप सब मेरे गुस्सैल स्वभाव से परिचित हैं। उससे इतनी डांट डपट करता हूँ, फिर भी मेरे गुस्से की आग को उसी तरह खुद में समाहित कर लेती है, जैसे विशाल समुद्र बिना शिकायत, बिना नाराजगी सब सहता है। इतनी सहन शक्ति या तो मेरी माँ में थी या गौरी में है। उसके मेरे पास रहने से मन भटकता नहीं, बल्कि ऊर्जा का संचार रहता है। उसके कहते ही उन्होंने गहरी सांस ली। उसकी बातों से पहलवान जी थोड़ी देर तिलमिलाए जरूर, पर अब शांत थे। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, हर स्त्री को माँ स्वरूप माना,
न जाने कितने दंगल जीते। घर गृहस्थी बाधा न बने, स्त्री से दूरी रखी। अखाड़े में भी 25 साल ब्रह्मचर्य का नियम रखा है। उसके बाद भी चाहता हूँ कि मेरे सभी शिष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आवश्यकता अनुसार संयम के नियम का पालन करें। खासकर एक खिलाड़ी का खुद पर और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक होता है। तू संयमी है, मुझे विश्वास था, इसलिए विश्वास टूटने की आशंका पर तिलमिला गया था। आज तक जिन्होंने भी गृहस्थ में जाने के कारण बताया, तुम्हारी दिया उत्तर सबसे जुदा था। स्त्री का सबसे श्रेष्ठ रूप माता का ही है, निश्चर व पवित्र। यदि किसी के विचार तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाने लगे तो वह व्यक्ति साधारण हो ही नहीं सकता। अर्थात गौरी असाधारण है जो तुम ऐसी बातें करने लगे हो। मानता हूँ कि अब गृहस्थ में आ गया है, पर जब भी व्रत लो उसे 100% पूरा करने का प्रयास करो। बोलते हुए उनके चेहरे पर एक अजब शांति का भाव था। जी गुरुजी, तुम दंगल में शामिल हो सकते हो। वे हल्के से मुस्कुराए। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अभी ने माफी मांगी तो पहलवान जी ने भी माफी दे दी। पहलवान जी ने अभी को उसकी गलती की माफी दी तो अब उनका दल दंगल में शामिल होने दंगल क्षेत्र पहुंचने बस में सवार हो गया। यही कोई 2-3 घंटे के सफर के बाद वे दंगल क्षेत्र पहुंच गए। यहाँ हर साल दंगल होता है। दिन और कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। इस वजह से आसपास के क्षेत्र के लोगों का जमावाड़ा लगा हुआ था। दंगल क्षेत्र मेला परिसर बना हुआ था। जगह जगह दुकानें भी सजी हुई थी। लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई थी, जिसे संभालने सरकारी तंत्र भी सक्रिय था। एशियन जीतने के बाद अभी की पहचान बन चुकी है। कुछ लोग उसकी वजह से भी खींचे आ गए हैं कि अभी को सामने से देखने का मौका मिलेगा। एक बड़े से मैदान के बाहर बस रुकी। सारे पहलवान नीचे उतरे। जहां पहले से पुलिस वाले मौजूद थे, जो उन्हें देख उमड़ आई भीड़ से उन्हें बचाते ले गए। मैदान के बीचों बीच गोलाकार में अखाड़ा बनाया गया है, जिसे रस्सियों से कवर किया गया है ताकि दर्शक अंदर न आ जाए। दंगल का नियम आम कुश्ती के जैसे ही है। दरअसल यह राज्य सरकार और देसी अखाड़ा के सहयोग से अनौपचारिक प्रतियोगिता है, तो नियम लगभग इंटरनेशनल कुश्ती वाले होंगे। मकसद प्रतिभा खोज है। अभी इंटरनेशनल प्लेयर है तो उसे अंतिम 16 में सीधा जगह मिल गई है। बाकी पहलवान एक दूसरे से भिड़ेंगे और अंतिम 16 में पहुंचेंगे। 16 से 8, 8 से 4 और फिर 4 से 2। जो अंत तक टिका रहेगा वही विजेता होगा। जब तक फाइनल 16 तक पहुंचने के मुकाबले हुए, तब तक वह मुकाबले देखता रहा। इंटरनेशनल कुश्ती और देसी दंगल में थोड़ा फर्क होता है। इंटरनेशनल में जहाँ पॉइंट बटोरने पर जोर होता है, यहाँ पहलवान को चित पट कर उसे पूर्ण रूप से हराने पर जोर होता है। जैसे ही मुकाबले शुरू हुए, गोल घेरे में लोग खड़े हो गए और सीटियों और तालियों से पहलवानों का हौसला अफजाई करने लगे। हर गिरता पहलवान अखाड़े से बाहर हो जाता और अब ट्रॉफी के दावेदार 16 पहलवान पंक्ति में खड़े थे। आपस में मुकाबला हुआ, जिसे अभी ने बिना अधिक मेहनत किए प्रतिद्वंदी पहलवान को चित कर अंतिम 8 में आसानी से पहुंच गया। थोड़ी देर का विश्राम हुआ और फिर आठों पहलवान अपने प्रतिद्वंदी से भिड़े। यहाँ भी अभी आसानी से जीता, पर अंतिम 2 में पहुंचने के लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब वह अंतिम 2 में पहुंच गया। कोई भी पहलवान उसके मुकाबले नहीं ठहर पा रहा था। सब तरफ बस अभी अभी का शोर उठ रहा था। ट्रॉफी जैसे सामने ही थी। फाइनल मुकाबले से पहले 10 मिनट का आराम दिया गया। पहलवान जी उसके पास आए। थोड़ी देर टेंट में जाकर आराम करके आ, ताकि आखिरी मुकाबला बचा है उसे दमखम से लड़े और फिर इस बार के दंगल का भी विजेता हमारा अखाड़ा हो। पिछले 3 साल से रिकॉर्ड हमारे पास है, जो इस बार भी बरकरार रहेगा। वे गर्व से बोले। ट्रॉफी सामने जो दिख रही थी। जी गुरुजी, बजरंग बली ने चाहा तो ऐसा ही होगा, वह बोला। वह भी अपनी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त था। उन्होंने अभी का हौसला बढ़ाया और अब वह मैदान के बाहर बने टेंट में चला गया। वह वॉशरूम जाकर आया और वह बिछी कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गया। पसीने व मिट्टी से सना शरीर तौलिया से साफ किया और वापस बैग में रखा। बैग से एनर्जी ड्रिंक ली और पीने लगा। तभी उसकी नज़र टेंट से बाहर गुजरते चेहरे पर गई तो नजरें ठहर गई। टेंट के बाहर सौरभ था। झट बॉटल बंद कर बैग में रखी और बाहर की तरफ दौड़ा, पर अब
वह कहीं नहीं था। या तो भीड़ में गुम हो गया या उसकी आंखों का धोखा था। वापस आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुकाबला शुरू होने की घोषणा हुई। वह रिंग में वापस आ गया। प्रतिद्वंदी पहलवान भी मैदान में आ चुका था। पहलवान जिसे आशीर्वाद लिया, आंखें बंद कर बजरंग बली का ध्यान किया और मैदान में उतर आया। रेफरी ने सीटी बजाकर मुकाबले शुरू करने का ऐलान किया और मुकाबला शुरू हो गया। दर्शकों का उत्साह भी देखते बनता था, जो पहलवानों के हौसलों को दोगुना कर रहे थे। पहलवान दाव आजमाने लगे। अभी उस पर पूरी तरह हावी था। वह उसे धोबी पछाड़ देने की फिराक में था, ताकि जल्दी मुकाबला अपने नाम करे, और उसने यह कर भी दिया। दूसरे पहलवान को कंधे पर उठा भी लिया, पर जैसे ही पटकने को हुआ कि आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, कदम उखड़ने लगे। लगा खुद ही नहीं, पूरा मेरा क्षेत्र घूम रहा है। अभी की पकड़ हल्की हुई तो मौका देख दूसरा पहलवान खुद को आजाद करने में कामयाब हो गया। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उधर अभी अभी का जो शोर तेज हुआ था, वह थम गया। पहलवान जी उसके ऐसा करने से हैरान थे। अभी की पकड़ से पहलवान छूटना शेर के पंजे से शिकार छूटने जैसा कठिन कार्य है। वे उसके इस तरह लड़खड़ाने से हैरान थे। अभी खड़े क्यों हो? दाव लगाओ, वरना ये तुम्हें नीचे गिरा देगा। दूर पहलवान जी की आवाज आ रही थी। उसके कानों में आवाज पड़ी तो वह बंद होती आंखों से दाव लगा रहा था, पर कोई भी दाव सफल नहीं हो रहा था। अब अगर मुकाबला रोका गया, तब भी दूसरा पहलवान जीता माना जाएगा, और अगर अब भी लड़ता रहा तो यह उसे धोबी पछाड़ देकर हरा देगा। दोनों ही स्थिति शर्मिंदगी का बायस थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसे लगा दूसरा पहलवान उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। वह उसे रोक भी नहीं पा रहा था, और दूर से पहलवान जी व बाकी सब उसके ऐसा करने पर हैरान थे। उसने उस पहलवान को दोनों हाथों से जोर लगा परे ढकेल दिया, तो वह उसे उठा नहीं पाया, पर अगले ही पल वह भारी हुआ और वह उसे नीचे गिराने में कामयाब हो गया। वह उसकी कमर पर सवार हो गया। कंधे जमीन पर लगाकर चितपट करने की कोशिश की बजाय वह उसकी बाजू को सख्ती से मरोड़ने लगा। अभी को हारने से अधिक इंजरी का खतरा है। ऐसा हुआ तो वह ओलंपिक से बाहर भी हो सकता है। उसने उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, पर वह उसे दबोचे हुए था, ताकि वह हाथ ऊपर कर मुकाबला न रुकवा सके। उसकी बाजू में तेज दर्द होने लगा, पर वह बेबस था। कुछ देर और इसी अवस्था में रहा तो उसकी हड्डी में फ्रैक्चर आ जाएगा। उसकी हालत देख पहलवान जी ने आवाज दी, अभी हाथ उठा। उनकी आवाज कान के पर्दे से टकराई। उसने दूसरा हाथ उठाना चाहा, पर उसने उसे भी उसी प्रकार दबोच लिया, जैसे गज के पैर को ग्राह ने दबोच लिया था। वह अभी उसी गज सा असहाय महसूस कर रहा था। चेतना जैसे क्षीण होकर विलीनता की ओर जा रही थी। इंद्रियों का काम करना शिथिल हो गया, जैसे वह अपना नियंत्रण खोता जा रहा था। जिस प्रकार गज ने प्राण संकट में देख अंत समय अपने आराध्य को सहायता के लिए पुकारा और वे नंगे पांव बैकुंठ से दौड़ आए, उसने भी अपने आराध्य का ध्यान किया। हे मेरे आराध्य बजरंग बली, मुझे अपना बल प्रदान करे। उनका नाम ले पूरी शक्ति एकत्रित कर हाथ पूरी गति से घुमा दिया तो वह छिटक गया। हाथ ऊपर उठा मुकाबला रोकने का संकेत दे दिया। संकेत समझकर रेफरी ने मुकाबला रुकवाया तो अब वह निश्चेत हो जमीन पर पसर गया। पहलवान जी दौड़ते अखाड़े के अंदर आ गए। उसे झकझोरा। उसकी ऐसी हालत देख सन्न रह गए। मुकाबला स्थगित कर दिया गया। एक मेडिकल टीम प्राथमिक उपचार हेतु उपस्थित थी, जो तुरंत वहां पहुंच गई। उसकी जांच की तो उसकी हालत देख उसे वहां उपस्थित एम्बुलेंस वैन से नजदीकी हॉस्पिटल रेफर करने का फैसला किया। इस दौरान मेडिकल टीम निगरानी के लिए साथ थी। अभी के इस प्रकार घायल होने से वहां हड़कंप मच गया। चूंकि अभी मुकाबले के दौरान नहीं, किसी और वजह से बेहोश हुआ, इसलिए मुकाबला बिना जीत हार के निर्णय के स्थगित कर दिया गया। आज से पहले यह ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, तो सभी सन्न थे। छोटे मोटे मामले आते जरूर थे, पर आज से पहले कभी ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं थी। खबर फैलती तो शर्मिंदगी का कारण बनती, जिससे बचने मीडिया को खबर कवर करने से फिलहाल रोक दिया गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही अभी को एडमिट भी कर दिया गया। उसके शरीर में ड्रग्स की मात्रा पाई गई। नशे के कारण ही वह बेहोश हो गया था, जो उसकी एनर्जी ड्रिंक में मिला दी गई थी। मामला भाप
पुलिस के भी हाथ पैर फूले हुए थे। सुरक्षा में ढिलाई बरती गई है। उंगली उठी तो साख बचाने, शक के बिना पर पूछताछ की जाने लगी। एक इंटरनेशनल प्लेयर की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? यह दूसरी बार था जब अभी पर ऐसा हमला हुआ था। आज उसे इंजल्ड करने की कोशिश की गई थी। यद्यपि ड्रग्स की मात्रा ज्यादा नहीं थी, मकसद जान लेना नहीं था। पुलिस पूछताछ में भी अभी ने फिलहाल चुप्पी साध ली और सौरभ का नाम नहीं लिया। 2-1 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। हाथ में बड़ी इंजरी होने से तो बच गया, पर नसों में खिंचाव हो गया। 1-2 दिन उसे अखाड़े से आराम लेने की सलाह दी गई। पुलिस की औपचारिक पूछताछ के बाद सभी पहलवान बस में सवार हो वापस लौट जाएं। दंगल से लौटने के बाद घर जाने से पहले पहलवानों को अखाड़े लौटना पड़ता है, जहां उनके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम भी था। कुछ औपचारिकता भी निभानी पड़ती है, जो पूरी की गई। लोग इधर उधर हुए तो अभी ने पहलवान जी से अकेले मिलने की इच्छा जताई। आज जो भी हुआ उससे सब मायूस व चिंतित हैं। बस ये तसल्ली थी कि अभी अब ठीक था। ड्रग्स का हल्का असर था जो अभी बाकी है। बस ये शुक्र था कि बड़ी इंजरी से बचाव हो गया। क्षमा गुरुजी, मेरी वजह से। वह सिर झुकाए माफी मांगता बोला। इसमें माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है। यह खेल का हिस्सा है। हर दिन अलग होता है। इस बात का दिल पर बोझ मत ले। हाँ, चिंता जरूर है कि इतनी बड़ी घटना अंजाम देने का दुस्साहस कौन कर सकता है। यह बजरंग अखाड़े को सीधी ललकार है, जिस पर चुप नहीं बैठा जा सकता। बस एक बार यह ज्ञात हो जाए कि यह हरकत किसकी है। उन्होंने एक गहरी सांस ली तो माथे की गहरी लकीरें कुछ अधिक गहरी हो गई। फाइनल मुकाबले से पहले मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाना एक सोची समझी साजिश है। उसकी इस बात पर पहलवान जी के कान ताड़ से सीधे खड़े हो गए। आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। प्रश्न भाव लिए उसकी तरफ देखने लगे। वह पहलवान मुझे हराने नहीं, इंजल्ड करने के मकसद से आया था, और वह सौरभ का आदमी है। अभी की आवाज दृढ़ हो गई। चेहरे पर गुस्सा घने अंधेरे सा घिर आया। उसकी बात सुनकर पहलवान जी हैरान रह गए। सौरभ ने किया? उनकी सिकुड़ी पुतलियां आश्चर्य से खुल गई। हाँ, मैंने उसे अखाड़े में देखा। कब? मैं फाइनल मुकाबले से पहले अंदर गया था। उस समय मैंने उसे टेंट के बाहर देखा। ये बात उसी समय बतानी चाहिए थी। वह एकदम भीड़ में गुम हो गया। मुझे लगा आंखों का धोखा है, पर अब सब कड़ियां जुड़ गई। आपने बताया था कि वह ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। हाँ, उसकी ओलंपिक की लालसा खत्म नहीं हुई है। सीधे तरीके से नहीं जा सका तो गलत रास्ता अख्तियार कर रहा है। जब तक मैं उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर हमेशा के लिए उसे व्हीलचेयर पर बैठने न मजबूर कर दूं, तब तक अपनी लालसा नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखें अंगारे से धधक उठी। शांत गदाधारी शांत, पूरी बात विस्तार से बता। उस पहलवान के पास चित-पट करने का मौका था, पर उसके बजाय मुझे घायल करना चाहता था, ताकि मैं फिलहाल कुश्ती ना लड़ पाऊँ और ओलंपिक से बाहर जाऊँ। शक तो मुझे भी उस पर ही है। अगर ऐसा है, तो ऐसा करके वह खेल के नियमों को तो तोड़ ही रहा है। खेल भावना का अपमान कर रहा है, जो कि निंदनीय है, जिसकी सिर्फ बर्दाश्त की जा सकती है। तूने ये बात पुलिस से क्यों छुपाई? वह अब तक गिरफ्तार भी हो चुका होता। मत भूलिए, वह न बल्कि शातिर है, उस पर राजनीतिक हाथ भी है। अपनी सिफारिश व सबूतों के अभाव में वह आसानी से बरी हो जाएगा, और साथ ही सतर्क भी। जबकि अब मैं उसे ये मौका नहीं दूंगा। उससे अपने तरीके से निपटूंगा। इसमें खतरा है। खतरा तो उठाना पड़ेगा। इस मामले में पुलिस का रवैया भी ढुलमुल सा है। कुछ खास मदद नहीं करेगी। जब पहले भी मुझ पर हमला हुआ तो मुझे इसके पीछे बाबा का हाथ लगा। पुलिस को भी मैंने यही आशंका जताई थी, पर वही ढाक के 3 पात। वीडियो बाबू से मैंने इस बारे में बात भी की, पर अब लग रहा है कि यह काम बाबा का नहीं, सब कुछ सौरभ का किया धरा है। उसे भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैं उसकी चाल समझ चुका हूँ। आज से नहीं, पहले से खार खाया बैठा है। अगर पुलिस को बता देता तो वह सावधान हो जाएगा। इसलिए उसे अपनी साजिशें बुनने दीजिए, और अब मैं उसके लिए जाल डालूंगा, ताकि वह बाहर निकलने मजबूर हो। ओलंपिक से पहले तुझे ऐसे मामलों से बचना है। मेरी मान, एकेडमी लौट जा, पुलिस प्रोटेक्शन मांग ले। आप समझ नहीं रहे। वह ओलंपिक में जाना चाहता है। यह तब होगा
जब मैं बाहर होऊंगा तब उसे कोटा बेस पर भेज दिया जाएगा। अगर सौरभ के मन में ओलंपिक जाने की इच्छा है तो जो यह कर सकता है वो एकेडमी में नहीं करेगा। इसकी क्या गारंटी है? बल्कि मैं हर समय इसी में उलझा रहूंगा। फिर क्या सोच रहा है? उसको रंगे हाथ पकड़कर या तो पुलिस के हवाले करना है या उसका काम तमाम, ताकि वो कुश्ती न लड़ सके। तू अभी इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता। इस काम के लिए और पहलवान रहे। ये काम मैं किसी से भी करवा लूंगा। तू ऐसा कर, एकेडमी लौट जा। इसे मेरा आदेश समझ सकता है। अब यहाँ ओलंपिक के बाद ही लौटना, यही सबके लिए अच्छा और सौरभ की हार होगा। मैं अभी नहीं जा सकता। एक जरूरी काम पूरा करना है। कैसा ज़रूरी काम? जब हो जाएगा तो बता दूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे सौरभ का अगला कदम क्या है वो जानना है। मैं पता करता हूँ कि वह आजकल कहाँ है, फिर उसे अकेले दबोचते हैं। और हाँ, अब हर समय अपनी चौकसी बरतना। जी गुरुजी, वह बोला। संध्या सुंदरी अपनी पुरजोर जवानी के रंग में थी। गौरी के मन में उठ रही बेचैनी सी कब से अभी के लौटने के इंतजार में बेचैन है। सुबह से फोन लगाई जा रही है, पर मजाल है जो सुबह से फोन ऑन किया हो। उसकी ऐसी लापरवाही पर वह बस झुंझलाकर रह जाती है। वैसे यह झुंझलाहट भी सोडे के बोतल में से थोड़ी देर के लिए उफनते झाग सी होती है, जो थोड़ी देर बाद खुद ही शांत भी हो जाती है। अभी तो चट्टान है, शांत नदी सी, उसे ही बहना है। यही उसकी जिंदगी है। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, पैरों में जैसे करंट दौड़ गया। सीधे दरवाजे पर जाकर ही रुकी। सामने अभी को देखा तो चेहरे पर मुस्कान खिल गई, इस आशा में कि वह भी उसे देख मुस्कुरा दे। पर उसके होठ इंच भर ना हिले, उसी के शरीर की तरह कठोर। ऐसे इग्नोर कर आगे बढ़ गया, मानो वह है ही नहीं। वह परेशान है, भाप गई। पर क्यों? अभी अनजान है। उसने बैग नीचे टिकाया, कुर्सी पर बैठ गया। इतनी देर में वह पानी ले आई, साथ ही तौलिया भी उठा लाई। इसकी जरूरत नहीं है। पानी का खाली गिलास उसे थमाता वह बोला। अब तो व्रत भी नहीं है। वह धीमे से बोली। हाँ, पर जरूरत नहीं है, साफ कर दिया था। ट्रॉफी तो आपने दिखाई नहीं। वो कहाँ है जी? उसने समंदर भर उत्सुकता दिखाई, जिसे वह सरासर अनदेखा कर खामोश रहा। क्या बात हो गई जी? उसे चुप देख उसने पूछा। कुछ नहीं। कुछ बोल भी नहीं रहे। क्या परिणाम रहा? सारा एक साथ पूछ लोगी? उसने आवाज तेज की तो वह सहम गई। मैं अंदर रेस्ट करने जा रहा हूँ। जब तक खाना ना बने मुझे डिस्टर्ब मत करना। कहता वह अंदर चला गया। उसका व्यवहार हमेशा मुंबई की बारिश सा अनिश्चित रहता है, जो उसे अच्छा नहीं लगा। अंदर चला गया तो उसने ट्रॉफी की आस में पूरा बैग खंगाल डाला। ट्रॉफी ना मिली तो हैरानी घेरे हुई थी। क्या पहलवान जी हार गए? नहीं, नहीं, वो हार नहीं सकते। जरूर अखाड़े में ही ट्रॉफी छोड़ आए होंगे। खुद ही मन को समझाकर शांत कर दिया। बाऊजी और रोहित भी घर आ गए थे, पर वे बैठने के बजाय सीधे ही अभी के कमरे में चले गए। क्या हुआ? इस तरह क्यों लेटा है? उसे सोया देख उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, उसने गर्दन हिलाई। तू दंगल गया था तो उदास क्यों है? ऐसे ही। सच बता। थक गया हूँ, बाजू में भी दर्द है। परिणाम क्या रहा? रद्द हो गया। क्यों? उनके पूछने पर वह उन्हें सारी बात बता देता है, पर सौरभ पर गवाही सब नहीं बताया तो उनके चेहरे पर भी शिकन आ गई। थोड़ी देर दोनों ने इस पर बात की। उन्होंने उसे दिलासा दिया और बाहर आ गए। गौरी तब से बेचैन में थी। पहलवान जी को क्या हुआ बाबूजी? थका हुआ है, मुकाबला भी ठीक नहीं रहा। क्यों? उसकी तबीयत बिगड़ गई थी तो मुकाबला रोकना पड़ा। खाना खाने के बाद ऐसा करना, दर्द निवारक मलहम ले जाना या रोहित को कह देना कि उसकी बाह में लगा देगा। दर्द में आराम मिल जाएगा। उनके कहने पर गौरी ने सहमति जताई। खाना बनाया पर अभी उठा नहीं, लेटा रहा। उसने खाना भी नहीं खाया। बाबूजी ने भी कोशिश की, पर कुछ थकान, कुछ नशे का असर, कुछ हताशा, वह उठा ही नहीं। किचन निपटाकर वह मलहम लेकर आ गई। पहलवान जी। बेड में आने के बाद उसने पुकारा, पर वह शायद गहरी नींद में था। पहलवान जी। उसके दोबारा पुकारने पर भी जब कुछ न बोला तो उसने कंबल हटाया। वह गहरी नींद में सो रहा था। पहलवान जी। उसने झकझोरा। हम्म। वह ओनिंदा बोला। मलहम लगा दूं? हाँ, लगा दो। ऐसे कैसे? ये टी शर्ट तो उतारिए। तुम ही उतार दो, बहुत नींद आ रही है। वह वापस आंखें बंद कर देता है।
मैं कैसे? आप उतार दीजिए, फिर सो जाना। उसके कहने पर बेमन से उठ बैठा, टी-शर्ट उतार कर रख दी और लेट गया। उसकी बाह पर रेडनेस हो रही थी। हल्के हाथों से उसने मलहम लगाना शुरू किया। कल जिस स्पर्श से चिढ़ गया था, आज जैसे उसने रोमांच भर दिया। नींद गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वह बोली, दूसरे में भी दर्द हो रहा है। उसने यूं ही कहा तो उसने दूसरी तरफ आकर दोनों हाथों से मसल कर मलहम लगा दिया। वह उठने लगी तो कमर में भी। उसने कमर पर हाथ लगाया तो उसने कमर पर भी लगा दिया। अभी अब सोने के बजाय जाग चुका था। अब ऐसा करो, तेल ले आओ। सिर में भारीपन हो रहा है तो सिर पर हल्की मालिश भी कर दो। उसके कहने पर वह बाहर आई और थोड़ी देर बाद आई तो उसके हाथ में तेल था। पालती मारकर बैठ गई। अब उसने सर उसकी गोद में रख दिया और सीधा लेट गया। वह हल्के हाथों से उसके सिर, माथे और बालों पर मालिश करने लगी। जब उसे लगा वह सो गया है, उसने उसका सिर उठाकर उसे नीचे लिटा दिया। तेल और मलहम उठाकर एक किनारे रख दिए। कंबल उसे भी उड़ा दिया और खुद भी लेट गई। आज अभी बहुत उदास है। बाबूजी ने वजह भी बता दी थी। उसे भी उतनी ही तकलीफ हो रही थी। वह बात करना चाहती थी, पर शायद अभी सो चुका था। वह सरकते उसके करीब चली गई। जब तसल्ली हो गई वह सो चुका है, तो हाथ उसके ऊपर रख दिया। उसके ऐसे करने पर आंखें बंद किए ही कहा, तुम आदत से मजबूर हो, तभी इधर आती हो। तकिया समझती हो मुझे? हाँ। वह मुस्कुरा दी। क्यों? उसने आंखें खोल दी। ऐसे करके लगता है आप मेरे पास ही हैं और मुझे नींद आ जाती है। अच्छा ये बात है? हाँ। वह लजाती, स्वीकार रोकती में बोली और हाथ हटा लिया। आपको अच्छा नहीं लगता? ऐसी कोई बात नहीं है। आप दुखी मत होइए, हार जीत तो खेल का हिस्सा है ना। आप जल्दी ही एकेडमी चले जाओ, वहाँ सब ठीक रहेगा। और तुम? मैं क्या? मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगी? अकेले नींद आएगी? पता नहीं। फिर क्यों कह रही हो? आप मुझे सोने से पहले रोज कॉल करना, फिर नींद आ जाएगी। वह नजाकत से बोली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। हाथ उसकी कमर में डालकर करीब खींच लेता है। क्या कर रहे हैं? वह शर्माती पूछती है। अब मेरा व्रत नहीं है, तुम मेरे करीब आ सकती हो। वह धीमे से बोला। उसके ये कहते हुए वह उसकी आंखों में देखने लगा तो उसने नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना हताशा। वह बिल्कुल नॉर्मल था। उसने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से चूमने लगा। उसकी आंखों में प्यार का समुद्र हिलोरे मारता देख वह उसके इरादे भाप लजा भी गई। नजरों का सामना करना मुश्किल लगा तो हाथ छुड़ा लिया, करवट बदलकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसके ऐसे प्यार जताने पर वह उस दिन जैसी नाराज तो नहीं, अलबत्ता घबरा जरूर गई है। धड़कनें सरपट भाग रही थी। इस खामोशी के आलम में बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में प्यार का समुद्र हिलोरे मारता देख वह उसके इरादे भाप लजा भी गई। नजरों का सामना करना मुश्किल लगा तो हाथ छुड़ा लिया, करवट बदलकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसके ऐसे प्यार जताने पर वह उस दिन जैसी नाराज तो नहीं, अलबत्ता घबरा जरूर गई है। धड़कनें सरपट भाग रही थी। इस खामोशी के आलम में बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसके करवट बदलने पर वह उसके करीब ही आ गया। आंखों में शरारत आ गई। गौरी ने आंखें टाइटली बंद कर ली। होठ कांप रहे थे। शाम के समय तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे थे, और अब इतना ढेर सारा प्यार। वह उसके ये घड़ी घड़ी अवतार बदलना उसे समझ नहीं आता। बिल्कुल 360 डिग्री घूम जाता है, जैसे अन्य कोई इंसान हो। वह सरकता उसके करीब और बिल्कुल करीब आ गया। उसके साड़ी का पल्लू दूसरी तरफ खिसक गया। उंगलियां उसकी गर्दन से नीचे फिराने लगा। वह उसे जानबूझकर ही छेड़ रहा था। उंगलियों का स्पर्श पाकर आंखें खोल दी। पैरों की उंगलियां सिकुड़ने लगी। पैर भी मुड़ गए। उसे ऐसे करता देख वह अधिक रोमांचित हो रहा था। उसके कान के पास फुसफुसाया, शर्मा क्यों रही हो? वह खामोश रही तो उसने उसके गर्दन के ऊपर कान के पास चूम लिया तो आंखें भी सिकोड़कर बंद हो गई। उसने उसकी जूड़े पर लगी पिन निकाल दी तो बाल बिखर गए। उसे जिस्म में सरसराहट महसूस हो रही थी। वह विरोध नहीं कर रही थी, ना समर्पण। वह उसकी पत्नी ही तो है। नाराजगी की वजह प्रीति है, पर वह उससे प्यार भी करने लगी है। इस बात को नहीं नकार सकती। उसका दुख उसे अपना दुख लगता है।
और उसकी हार भी अपनी लगने लगी है। उसके पास होने से उसे सुकून रहता है। अंकुर के जाने के बाद अगर थोड़ी बहुत खुशी मिली, वह अभी के कारण ही मिली है। प्रीति के उनके बीच होने से भी जैसे अब कोई फर्क नहीं। वह अपने में सिमटी जा रही थी कि अचानक उसका हाथ उसके पेट पर सरसराता महसूस हुआ, बिल्कुल गर्म। उंगलियां हल्की हल्की पेट पर फिराने लगा, जिसकी सरसराहट पूरे जिस्म में महसूस हो रही थी। अचानक उंगलियों की पकड़ सख्त हुई और उसने उसे झट से खींचे उसे अपनी तरफ सटा लिया। शरीर पर करंट दौड़ गया, वह खुद भी बेकाबू सा हो गया। उसके होठ गौरी के कानों के नीचे उसकी गर्दन पर चूम रहे थे। उसकी हर आह रोमांच दोगुना करती तो होठों की शक्ति बढ़ जाती, जो उसे अधिक उकसा रहा था। हाथ हल्के से उसके गालों पर ले गया। उसका इस तरह शर्माना और समर्पण ना करना उसको अधिक उकसा रहा था। कान के पास बिल्कुल धीमे से फुसफुसाया, तुम मेरी फूल जान हो, नरम, कोमल, जैसी डाली पर खिला गुलाब। उसके ऐसा करने पर उसने मुंह बेड में छुपा लिया, तो उसने उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ पलटा दिया। उसने उसकी आंखों में देखना चाहा, जिसमें नेह समुंदर उमड़ रहा था। दोनों हाथ आंखों पर रख दिए तो वह उसके गालों पर उंगली फिराने लगा। तुम्हारा चेहरा गुलाब और ये होठ उसकी पंखुड़ियाँ। बाएं अंगूठे से उन्हें मसलता बोला, जब कोई चीज मुझे प्यारी लगती है तो पता है क्या मन करता है? क्या? उसने हाथ आंखों से हटा, अंगार हो चुके गालों से उसे देखने की कोशिश में बोली कि इन्हें प्यार से चूमूं, रस पीऊं, इनको महसूस करूं। कैसी बातें कर रहे हैं? उसने पलकें झुका ली। इस समय पति पत्नी ऐसी बातें नहीं तो भजन करेंगे क्या? तुम ना इन मामलों में मुझसे भी बड़ी बुद्ध हो। मेरा मतलब था आप तो थके हैं ना, घायल भी हैं। ये सब ठीक रहेगा? उसने अटकते हुए कहा। तुम्हारी आंखें मुझे ज़्यादा घायल करती है। मेरे दर्द का इलाज ही तुम हो। देखो, दिल कैसे जोर से धड़क रहा है। वह उसका हाथ अपने दिल के पास ले गया। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, पता चला कि यहाँ पर दिल होता है, जो तुम्हारे पास आने से धड़कता है। और और मैं अपना संयम खोने लगता हूँ। उसने हाथ छुड़ाना चाहा, तो उसने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली। वैसे मैं संयमी हूँ, पर तुम्हारी प्यारी और भोली सूरत मुझे बहकाने पर मजबूर करती है और मैं मचल जाता हूँ तुम्हें छूने, तुम्हारे पास आने के लिए। तुम्हें भी मुझसे डरना नहीं चाहिए। उस दिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। आपको चोट आई है ना? कहकर वह हल्का पीछे हट गई, तो वह एक हाथ से उसके गालों को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में प्यार छलकने को हो रहा था, सांसें गर्म हो रही थी। जब मैं सो रहा था तो जगाया क्यों? अब जाग गया हूँ तो यूं तड़पा क्यों रही हो? मुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती। बस इतना जानता हूँ कि अभी मुझसे दूर जाने के बजाय मेरी बाहों में समा जाओ। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरे का रंग भी बदल गया। वह झुका और उसके होठों को अपने होठों के बीच ले लिए। वह पूरी तरह से होश गंवा बैठा था, लगातार गहरे चुंबन ले रहा था। दोनों हाथ उसके शरीर में मनमानी करने लगे, तो गौरी भी अब होश खो रही थी। उसके ब्लाउज की बैक पर लगे हुक खोल उसके जिस्म से आजाद कर दिया। अब वह उसकी नरम कमर पर हाथ से उसे सहलाने लगा, कभी चूमने लगा। ब्लाउज शरीर से अलग हुआ और अब उसके हाथ उसके नाजुक अंगों पर मनमानी कर रहे थे। धीरे धीरे उनके शरीर का हर कपड़ा बेड में बिखरा हुआ था और वह उसको काबू में ले उस पर हावी था। उसके लोहे से शरीर की तुलना में वह नाजुक फूल होती है, पर वह जब होश में नहीं रहता तो भूल भी जाता है कि कब आक्रामक हो गया। होठ उसकी गर्दन, गालों, कमर पर अपने प्यार भरे मीठे दर्द के निशान छोड़ रहे थे। गौरी की मीठी सिसकियां उसे अधिक उकसा रही थी, तो अब उसमें सामने आतुर थी और उसने बिना अधिक समय गवाए यह किया भी कि गौरी को तेज सनसनी दौड़ गई। खामोशी भरे इस आलम में उन दोनों की एक हुए वजूद और उलझती सांसों का शोर था। वे दोनों जैसे इस दुनिया में थे ही नहीं, आसमान की सैर पर थे। अभी की पूरी निराशा, हताशा, दर्द, फ्रस्ट्रेशन गौरी की बाहों में आकर दूर हो गई। आदत से मजबूर वह थोड़ी देर में पूरी तरह आक्रामक हो गया। उसकी जकड़ में गौरी का शरीर अकड़ रहा था, पर इस दर्द में भी असीम सुख था। गौरी उसकी हर शक्ति पर मीठी आह भरकर रह जाती
और वह अधिक उत्तेजित हो जाता। जैसे ज्वार के दिन समुंदर में तेज उथल-पुथल होती है और उसकी लहरें आसमान की ओर खींची जाती है और अपने पीक पर जाने के बाद शिथिल हो वापस समंदर में लौट आती है, तो समंदर वापस पहले जैसे शांत हो जाता है। उसी प्रकार दोनों के अंदर उठा ज्वार चरम पर पहुंचकर शांत हुआ, तो दोनों पसीने से तरबतर थे। अपनी सांसों को थामने का प्रयास करने दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। अभी अलग हुआ तो गौरी को उसके छोड़े निशानों से मीठा दर्द अभी भी हो रहा। उसने उसकी तरफ देखा। खुले बाल में उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। वह गहरी सांसें ले रही थी। उंगलियां उसके बालों में फंसा वापस अपने करीब खींचकर माथे पर चूमकर बाहों में छिपा लिया। गौरी भी उसके आगोश में आकर पूर्ण सुकून महसूस कर पा रही थी, जो चैन की नींद सो गई। दोस्तों, आगे की कहानी देखिए कहानी के अगले पार्ट में। तब तक कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।